Yes, student. Today I continue my the fourth lecture of class 10 electricity, and the topic is starting the relation between R and I. रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन क्या है बताना चाहूंगा। रेजिस्टेंस में देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां से निकालूं तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। पोटेंशियल कांस्टेंट के केस में V इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। यानी कि अगर मैं किसी करंट की वैल्यू को चेंज करूं, अगर मैं करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस में चेंजेस हो जाएंगे। यानी कि किसी वायर में अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम ग्लो करेगी किसी वायर में। बताना चाहूंगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक बैटरी मैंने यहाँ पर या सेल कनेक्ट किया है और एक बल्ब मैंने यहाँ लगाया हुआ है, जब मैं इसे कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल कंटिन्यू करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर आर यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो करंट वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, करंट बहुत कम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है इस चीज को, ऑफसेट करता है रास्ते में। एक तरीके से मान लीजिए करंट मैं जा रहा हूं और रेजिस्टेंस जो है कलेक्ट यानी बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है और मैं जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां पर स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब इसी का अपोजिट कर दूं, अगर वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, खुला हुआ रास्ता है, तो मैं मैक्सिमम आराम से जा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज द वे। इलेक्ट्रिक करंट आई इज द वे, यानी इसमें मैं जा रहा हूं और रेजिस्टेंस उस वे को क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके का रास्ता उसे क्रिएट करना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करना चाहूंगा। आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। अगर मैं यहां से बात करूं तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर आप एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, लेंथ को 1 मीटर, उस केस में रो ये भी 1 ये भी 1, तो रो आर के इक्वल हो जाएगा। Then we can say the definition. Resistivity is defined on the resistance which wire has unit length and unit cross section area. यही मेरी डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल होगी जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होगा और लेंथ भी यूनिट होगी। नाउ कंटिन्यू द डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी is defined on the resistance which conductor has unit length and unit area of cross section. That's it. Now continue my next topic is नोट। देखिए जितने नोट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारे नोट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देयर आर 6 पॉइंट्स और ये 6 के 6 बोर्ड के क्वेश्चन एक तरीके से मान के चलिए। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर हम किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करते हैं, उसकी थिकनेस को डबल करते हैं, तो उस वायर की रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? एक लाइन है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स द आंसर। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या रेजिस्टिविटी को इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सही आंसर है। रेजिस्टिविटी चेंज होती है जब आप टेम्परेचर में को चेंज करते हैं। तो इसके साथ ही मेरे 2-3 क्वेश्चन बोर्ड के कंप्लीट हो जाते हैं पहले पॉइंट के साथ ही। सेकंड पॉइंट पर आता हूं। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये पूछा हुआ है। राइट द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। ये होती है 10 to the power -6 to 10 to the power -6, 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। यही रेंज पूछी हुई रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स के लिए। रेंज इंसुलेटर्स के लिए होते हैं 10 to the power 12 to 10 to the power 17। ये ध्यान रखेंगे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है 10 to the power 17 और इसी केस में मिनिमम होती है मेटल और अलॉयज के केस में। आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 में पूछा हुआ है कि हम
एलॉयज को ज्यादा यूज क्यों करते हैं डेली लाइफ में? देखिए नॉन स्टिक कुकवेयर एलॉयज के बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें नॉन स्टिक कुकवेयर में के अलावा मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो डेली लाइफ में हमारे यहाँ पर यूज होता है। हमारे यहाँ पर एलॉयज कॉमन यूज होता है स्टील का। स्टील के प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं, बर्तन वगैरह यूज करते हैं आप। तो अगर हम बात करें उन स्टील के बर्तनों की, तो वो स्टील कहाँ से बना? नॉर्मल आयरन में कार्बन की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, यानी एक मेटल में मैंने एक नॉन मेटल कार्बन को मिला दिया जिससे मेरा एक नया मटेरियल तैयार हो जिसका नाम है स्टील। तो स्टील एक एलॉय है जो कहां से बनकर आया है? बाय द हेल्प ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, यानी प्योर मेटल आयरन के साथ में हमने एक नॉन मेटल मिलाया जिससे नई चीज बनी। इसका मतलब यहाँ पर जो एलॉय है, ये पॉइंट यही कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द प्योर मेटल। रेजिस्टिविटी एलॉयज की हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल रूम हीटर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल आयरन, ये सारे जो हैं यूज ज्यादा क्यों की जाती है? ठीक है, और ये ज्यादातर एलॉय की क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर है एलॉय जो होती है हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी मेल्ट नहीं होता है। इसलिए हम अपने इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में एलॉयज का यूज करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज क्यों करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है इसका कि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्टली आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 18 के 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। ये सारे पार्ट्स या मैं कहना चाहूंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट जो है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके सारे पार्ट्स इंपोर्टेंट है। सो बी फोकस ऑन दैट क्वेश्चन एंड ऑन द पॉइंट्स। दैट्स yes student, the next topic is combination of resistors. Number 1 series, there are 2 combination will be possible, maybe say that is a 3 combination. First one is series and the second one is parallel and the third one is mixed combination. Mixed means series parallel combination. That will be clear by the examples one by one. फर्स्ट वन हम स्टडी करना चाहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी क्लासेस में कि अगर हम 2 रेजिस्टेंस या 2 बल्ब को एंड टू एंड जोड़ते चले जाते हैं तो इस एंड टू एंड कनेक्शंस को हमारे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड जोड़े हैं। एंड टू एंड मतलब ए और बी इसके कॉर्नर है, बी और सी इसके कॉर्नर है, इसका सी एंड डी एक कॉर्नर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए से बी हमने बी और इस वाले का ए और बी यहाँ पर, और इस वाले बी और सी, यानी बी पॉइंट पर इन दोनों को एक साथ ज्वाइन किया है। इसी तरीके से बी सी और सी डी, सी पॉइंट वो कॉमन पॉइंट है जहां पर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक साथ हमने इसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। इसकी डेफिनेशन से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स, जब 2 रेजिस्टर्स को 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तब इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इसको टोटल कंबाइन निकालते हैं, जैसे R1 R2 R3 इन तीनों को कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस आएगा, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं टोटल, इफेक्टिव, ओवरऑल या रिजल्टेंट। ये चारों एक ही नाम है। ठीक है, रिजल्टेंट, रेजिस्टेंस एंड सीरीज। अगर मैं इन रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ता हूं, एंड टू एंड जोड़ता चला जाऊं, तो इनका रेजिस्टेंस होगा R1 R2 R3 एंड सो Rn फॉर द 3 रेजिस्टर्स। अगर यही बात मैं 3 रेजिस्टर्स के लिए अप्लाई करूं, सो दैट वैल्यू विल बी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टर्स। और यही फॉर्मूला एनसीईआरटी में हम 3 रेजिस्टर्स के लिए ही ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आइए कंसीडर करते हैं इसका प्रूफ। कंसीडर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3 कनेक्टेड इन सीरीज। हमने 3 रेजिस्टर्स लिए R1 R2 और R3 जो सीरीज में कनेक्ट है। देन इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। अब R1 R2 और R3 में इस पूरे सर्किट में मैंने एक बैटरी V ली है जिसका पोटेंशियल V है, एक स्विच की K ली है, और इस पूरे सर्किट में मैंने 3 रेजिस्टर्स R1 R2 और R3 जैसा बल्ब लेते हैं इस तरीके से मैंने कंसीडर किया। मैंने माना कि R1 रेजिस्टेंस अक्रॉस द पोटेंशियल V1, यानी कि R1 रेजिस्टेंस V1 वोल्टेज यूज कर रहा है इस पोटेंशियल V की, R2 V2 वोल्टेज यूज कर रहा है इस पोटेंशियल V की, और R3 V3 वोल्टेज। अब जरा ध्यान से देखिए, पूरी वोल्टेज जो इन तीनों में जा रही है वो कौन मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है अलग अलग, V1 V2 और V3 तीनों के लिए अलग अलग। अब स्विच की K की अगर हम बात करूं इसमें,
ठीक है। जब मैं इसे कनेक्ट करता हूं, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा स्विच को, यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, V किसे बैलेंस कर रहा है, V1, V2 और V3 तीनों को बैलेंस कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल विल बी डिफरेंट एट दिस पॉइंट एंड द करंट I विल बी सेम। आइए, मैंने यही लैंग्वेज यहां पर लिखी है। कंसिडर थ्री resistors of the resistances R1, R2, R3 are connected in series. Then in series combination, potential difference will be V1, V2 and V3 across R1, R2 and R3. And the current is same in the whole circuit. Current same. पूरे सर्किट में I फ्लो कर रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंट है, तो मैंने इसी का फॉर्मूला लिया, V इक्वल टू V1, V2 और V3। ये मैंने कंसिडर कर लिया। लेकिन ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू द IR। अब IR कैसे लिखा हुआ है, S क्यों, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं इसलिए RS। पैरेलल कॉम्बिनेशन RP लिखेंगे, P माने पैरेलल, S माने सीरीज। आइए, तो V इक्वल टू IR मैंने अप्लाई करा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, वोल्टेज V1 के लिए R1 रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला बनेगा V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि I पूरे सर्किट के लिए सेम है। सो V1 इज इक्वल टू IR1, IR2 एंड IR3। दैट विल बी substitute in the equation first. Above putting our values in the equation number 1, we get V is equal to V1, VIRS यहाँ पर, V1 वैल्यू यहाँ पर, V2 यहाँ, V3 यहाँ। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। I इसमें कॉमन आ जाएगा इधर पूरे सब्स्टिट्यूट में, so that will be common and cancel out with the other. So the relation will be RS is equal to R1 plus R2 and R3। जिस तरीके से हमने ये सीरीज को निकाला है, इसी तरीके से हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ताकि न्यूमेरिकल के थ्रू आपको उसे क्लियर कर सकूं कि कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यू द सीरीज कॉम्बिनेशन बाय द एक्सपेरिमेंट और बाय द एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। इसमें क्वेश्चन में हमारे थ्री रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर, जो केवल वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है, 3 ओम R3 वाला रेजिस्टर पर लगा हुआ है, और एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का, एक यहाँ पर स्विच की लगी हुई है। और जब हम इसे स्विच को ऑन करते हैं तो पूरी सर्किट में एक करंट I फ्लो करना शुरू कर देती है। अब इसमें मुझसे पूछ रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट कीजिए। आइए जरा सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा रेजिस्टेंस जब सीरीज है, सिंस R1, R2 एंड R3 are connected in series, so R अगर मैं निकालू यहां से, so that will be R1 plus R2 plus R3। कितना हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3, that will be 6 ohm। ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से। अब अगर मैं बात करूं, मुझे निकालनी रीडिंग ऑफ एमीटर। अब एमीटर की रीडिंग के बारे में अगर बात करूं तो करंट I पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो रीडिंग यहाँ करंट I की है, यहाँ पर वही रीडिंग है एमीटर यहाँ पर फाइंड आउट करेगा। इसका मतलब मुझे एमीटर पे रीडिंग चाहिए I की। आइए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। अब यहाँ पर I मुझे निकालना है V, वोल्टेज कितनी है पूरी 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना चल रहा है इस टाइम पर, 6 ओम। इसका मतलब पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। रीडिंग आ गई एमीटर की 1 एम्पियर। पहला आंसर मेरा यहाँ था। दूसरा निकालना चाहूंगा मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग। देखिए वोल्ट मीटर ना यहाँ लगा, ना यहाँ, ना हमने ये पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है। यानी कि अगर R1 के लिए यहाँ वोल्ट मीटर यहाँ लगा होता तो यहाँ रीडिंग V1 है, यहाँ V2 और यहाँ V3 है। अब इसके हिसाब से अगर मैं निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा अगेन बाय ओम्स लॉ, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इसे फॉर्मूले को अप्लाई किया तो V इज इक्वल टू IR, और मैं निकाल रहा हूं इस थर्ड में, तो V3 थर्ड के क्रॉस रेजिस्टेंस R3 यूज हो रहा है, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट I है, इसलिए I और I तो I3 नहीं आएगा, पूरे सर्किट में करंट है। अप्लाई करते हैं इसे, I की वैल्यू 1 एम्पियर, R3 रेजिस्टेंस 3, इसका मतलब 3 वोल्ट इस वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई।
ये वोल्टमीटर 3 वोल्टेज यानी कि रेजिस्टेंस R3 3 वोल्ट का वोल्टेज यूज करता है। सो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अगर आप इसे निकालेंगे तो यहां पर 1 वोल्ट और यहां पर 2 वोल्ट आएगा, निकाल के देख सकते हैं आप। अगर मैं वोल्टमीटर यहां पे लगा देता हूं तो यही वैल्यू 1 वोल्ट आएगी और यही वैल्यू यहां पर 2 वोल्ट आएगी, और ऐड करने के बाद में तीनों का वोल्टेज इसके बराबर आना चाहिए, गारंटेड 100%। फॉर्मूले का गुणनफल पे यही आएगा, निकाल के देख सकते हैं आप। V1 यहाँ निकालेंगे तो 1 वोल्ट और यहाँ निकालेंगे तो 2 वोल्ट, और ये सॉल्व करने के बाद में 1 + 2 + 3 6 आना चाहिए, यानी 3 + 2 + 1 6 हो गया, जो इसके ऊपर है, जो मैंने फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बताया था कि V = V1 + V2 + V3। Yes, student. Now continue. The next topic is parallel combination of resistors. आइए डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। आइए जरा मैंने रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे R1, R2 और R3। जरा ध्यान से देखिए डायग्राम को। यहाँ पर एक एमीटर लगाया मैंने, एक वोल्टमीटर यहाँ पे सेट किए। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक वोल्टमीटर हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इसको, ठीक है। करंट जैसे मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, सर्किट ऑन करने के बाद में करंट आई यहाँ से आती है, आने के बाद में इस पॉइंट टर्मिनल्स पर ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि I1 करंट R1 के लिए यूज होगा, I2 करंट R2 के लिए और I3 करंट R3 के लिए यूज हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद में दोबारा जब फिर I1, I2, I3 आएंगे, दोबारा सेपरेट होने के बाद फिर करंट I ही यहाँ से डिवाइड हो जाता है। सो दैट्स वैल्यू विल बी रिवर्टेड I जाएगी भी आई और वापस भी, जितनी वैल्यू जाएगी उतनी वैल्यू रिटर्न ऊपर आएगी। तो इस कॉम्बिनेशन में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर करंट I = I1 + I2 + I3 है, लेकिन पोटेंशियल V यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स के बीच में तीनों का रेजिस्टेंस एक साथ वोल्टमीटर मेजर करके यहाँ पर वोल्टमीटर आइडेंटिफाई कर देंगे इसको। आइए वी कंसीडर 3 रजिस्टर्स of resistances R1, R2 and R3 across the current I1, I2 and I3 and same potential difference V। सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पर कंसिडर किया। अब कंसिडर करना चाहेंगे यहां पर V है I = I1 + I2 और +I3, ये हमें दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में। यहां से हमने कंसिडर किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बाय ओम्स लॉ I = V/R। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो I1 = V/R1, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर सेम है इस पूरे सर्किट के लिए, चाहे मैं इस टाइप, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा टर्मिनल्स पे लगाया जाता है, और जब टर्मिनल्स पे लगाया जाएगा तो तीनों को एक साथ मेजर करके वोल्टेज देगा, यानी कि अलग अलग नहीं। अगर मैं चाहकर भी एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, तो ये वैल्यू तीनों में सेम आएगी मेरी वोल्टमीटर लगाने पर।
मेजर करके मैं प्रैक्टिकली देख सकता हूँ, वोल्टेज में बिल्कुल सेम मिलती है क्योंकि टर्मिनल्स के लिए काम करती हैं जो एक साथ मेजर करके बताती हैं. सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. पुटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. देखिए जरा क्या होगा इससे. जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट्स वैल्यू विल बी V अपॉन R1, V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 and V upon R3. V will be common, so the value will be R1, R2 and R3. V will be cancelled out, so the value will be 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 or plus 1 upon R3. For n resistors, n रेजिस्टर्स के लिए आप फॉर्मूला दे सकते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन R. अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा जरा. When two or more resistors are connected and at common ends, then they are called in parallel combination. That's it. Now continue the next numerical. In that numerical, yes student, now I continue the topic. हमने अभी पैरेलल के कॉम्बिनेशन को किया है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में यहाँ पर ले रहा हूं. यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 2, 3 और 4 ओम के पैरेलल में कनेक्ट किए हैं. जहां पर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच की, एक एमीटर ये कंसीडर मैंने किया है. यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से जो करंट जा रहा है दैट विल बी I. यहाँ पर आने के बाद ये करंट जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सो दैट विल बी I1, I2 एंड I3. ये मुझे फाइंड आउट करने हैं. इसमें कहा है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर. हर रजिस्टर्स में करंट को बताइए जरा. आइए जैसे सॉल्व करना चाहेंगे. सबसे पहली चीज मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर टोटल रजिस्टर्स निकालना चाहूंगा. Since R1, R2 and R3 are connected in parallel. जब ये पैरेलल में है so the total resistance will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So that value will be 1 upon R is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4. The value will be, taking the LCM, 2, 3, 4, 12 आएगा. 2, 6 जा, 3, 4 जा, 4, 3 जा. So that value will be 13 upon 12. That's 1 upon R. अगर R निकालेंगे तो ये वैल्यू इनवर्स हो जाएगी. So R will be 12 upon 13. And now अब हमें निकालना है, हमें निकालना है पूरे सर्किट में करंट को. ठीक है, तो करंट पूरे सर्किट में निकालते हैं. I is equal to V upon R. V 12 दिया हुआ है एंड द वैल्यू विल बी 12 upon 13. Yes. Now continue the topic. So that value will be 13 upon 13 into 12 upon 12. And that 12 will be cut down. So the value will be 13 ampere. Now, current across. R1 में करंट निकालेंगे. So I1 is equal to V upon R1. V is 12 volt and the R1 is 13. Sorry, R1 is 2. So the value will be 2, 6 ampere.
एंड आल्सो सेम निकालेंगे I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2. So the value will be substitute V is 12 upon R2, that will be 3 for that 12, so that value will be 4 ampere. And इसके साथ ही I3 अगर हम फाइंड आउट करें, so that value will be V upon R3 and the solution will be 12 upon R3, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 3 जा 12, so the value will be 3 ampere. देखिए जरा 6 और 4 10 3 30 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है. Hence अगर मैं I पे निकालूं तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3, देखिए जरा चेक करके 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ रहा है टोटल 30, यही आना चाहिए. टोटल करंट इतने ही. सो दैट्स विल बी फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द सेकंड पार्ट. ये दोबारा दिखाएंगे नहीं, आप इससे भी दिखा सकते हैं फॉर्मूले से, और आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स इट. नाउ कंटिन्यू द थर्ड कॉम्बिनेशन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मुझे एक साथ दिखाई देते हैं. जरा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का हमारे यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हमारे यहाँ पर आता है, लेकिन थर्ड कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है. लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ यूज होते हैं. तो इसका एक न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है. ये बोर्ड में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है. इसमें कहा हुआ है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर. इसमें रीडिंग पूछ रहा है एमीटर की. जरा ध्यान से देखिए, अगर एमीटर की रीडिंग को निकालना चाहता हूं तो इसमें जो करंट है, वो करंट अगर यहाँ पर सर्किट में कंटिन्यू करता हूं तो ये करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है और निकलते हुए ये करंट यहाँ से वापसी आई ही आ रहा है. इसका मतलब पूरे सर्किट में करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है. अब मैं इसे निकालना चाहता हूँ, ठीक है. यहाँ पर डिवीजन नहीं ले रहे हम I1 I2 का, क्योंकि हमसे सेपरेट तो नहीं पूछा कि किसी सर्किट में कहां पर है, वरना मुझे जरूरत पड़ती है I1 I2 की लेने की. आइए सॉल्व करना चाहिए. पहले मैं देखूंगा इन वाले सर्किट को. मैं इसे नाम दे देता हूँ. ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6 और ये R7. टोटल 7 रेजिस्टेंस इसमें लेता हूँ. आइए, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल नहीं, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल में मिलेगा. सो रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए फॉर्मूला आएंगे 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2. ऐसे देंगे 2 1 प्लस 1, सो दैट्स वैल्यू विल बी 2/2. कैंसिल आउट 1. तो R' कितना आ गया 1/1. इसी तरीके से मैं दोबारा फिर अब इन दोनों को लूंगा. सिंस R3 एंड R4 आर इन सीरीज, जब ये सीरीज में है तो R" होगा R3 प्लस R4, सो दैट्स वैल्यू विल बी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओम. सिमिलरली R5 एंड R6, since R5 and R6 are in series, जब सीरीज में तो R यहां पर डबल डैश ले चुका हूं, ट्रिपल डैश लूंगा. R ट्रिपल डैश R5 प्लस R6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम. अब कॉम्बिनेशन दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे. यहां पर सर्किट डायग्राम दोबारा बनाता हूं. ये और ये तीनों मैंने अभी सॉल्व किए हैं. सर्किट डायग्राम केवल रेजिस्टेंस का दिखा दूं, केवल इतना, ये वाला यहां से लेके यहां तक का. अब R1 और R2 को सॉल्व करके हमने निकाला है R'. ये वाले दोनों सॉल्व करके R' आ रहा है. यानी किसकी जगह पूरे की जगह मैंने R' लिख दिया. इन दोनों को सॉल्व करके R3 R4 को सॉल्व करके आ रहा है R', तो मैंने R" लिख दिया. एंड R5 और R6 को सॉल्व करके आ रहा है R', मैंने यहां पर लिख दिया इसको. और ये कौन है R7, इसको यहां लिख दिया. जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल का है. आइए दोबारा लगाते हैं पैरेलल का फार्मूला. वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ पैरेलल अगेन. सिंस R', R'' एंड R7 आर इन पैरेलल. जब ये पैरेलल में तो फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो 1/R. अब ये ट्रिपल डैश का यूज करेगा मैंने, तो R4 निकालूंगा. तो 1/R', R', और प्लस 1/R7. देखिए जरा वैल्यू R'' मैंने कितना निकाला था यहाँ पर. R' है 3 ओम का.
यहां पर लिख लेते हैं ये 3 ओम, R डैश है हमारा 1 ओम और R ट्रिपल डैश हमने निकाला है 3 ओम और R सेवन हमारा ऑलरेडी 3 ओम। वैल्यू लिखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, so that's value will be 1 plus 1 plus 1, so that's value will be 3/3, R fourth is equal to 1/3/3, so that's value will be 1, so R fourth is equal to 1। यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ये R डैश तो मेरा 1 ओम है और इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया तो ये भी मेरा क्या आ रहा है 1 ओम। जरा ध्यान से देखिए दोनों रेजिस्टेंस R फोर्थ इज इक्वल टू 1 ओम, ये दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं मुझे? ये दोनों दिख रहे हैं मुझे सीरीज में, तो मैं सीरीज का फॉर्मूला लगा सकता हूं। सिंस R डैश एंड R फोर्थ आर इन सीरीज, जब ये सीरीज में है सो सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R टोटल निकालेंगे और R डैश प्लस R फोर्थ कितना है ये 1 प्लस 1 यानी कि 2। टोटल रेजिस्टेंस मेरे पूरे सर्किट का सॉल्व हो गया मेरे पास। अब मुझे निकालनी रीडिंग एमीटर की, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। टोटल पोटेंशियल वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस मैंने टोटल कितना निकाला है 2, 2 3 जा 6, 3 एम्पियर दैट इज आंसर, यानी कि रीडिंग आ गई। सो रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 3 एम्पियर, यही पूछा है बस, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल से पूछे हुए हैं, एग्जाम में भी दिए हुए। ग्लूबॉक्स और एक्सरसाइज में इस तरीके क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज पैरेलल का, क्वेश्चन नंबर 9, उसे आप जरूर ट्राई करें। एग्जाम्पल दिया हुआ 9, ठीक है 12.9, उसे आप जरूर ट्राई करें। वो इसी तरीके का न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन उसमें इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, उसे जरूर ट्राई करें। That's yes, student. Now I continue the next topic, advantage of parallel combination over series combination। यानी कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि हमें जो फायदा है पैरेलल डोमेस्टिक सप्लाई जो हम घर में यूज करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक टॉपिक हमारे नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेट वाले में, वहां हम उसे कंसिडर करेंगे। तो उसमें यही आता है कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है पैरेलल क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन देना चाहूंगा यहाँ पर। ये टॉपिक है और इसका डोमेस्टिक सर्किट हम पढ़ेंगे मैग्नेट वाले चैप्टर में। फिलहाल इसके पॉइंट है कि हम पैरेलल को प्रेफरेंस क्यों देते हैं एज कंपेयर टू सीरीज, हमारे लिए पैरेलल ज्यादा फायदेमंद क्यों है सीरीज कंपेयर। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन की फायदा क्या है आइए बता। इन द सीरीज सर्किट में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा ये है सीरीज, अब यहाँ पर मान लो ये सेपरेट बल्ब है, ये R1 है या R2 या R3, किसी तरीके से R1 खराब हो गया तो ये सप्लाई करंट तो इनसे जा रही है, ये आगे जाके ना इस पर पहुंचेगी ना इस पर पहुंचेगी, इसका मतलब ये बल्ब तो बेकार हो गया, सर्किट काम ही नहीं करेगा तो, क्योंकि इस कंपोनेंट के फेल होने पर करंट आगे जाएगी। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में 3 जगह अलग अलग करंट जा रही है, ये वाली करंट चल रही है अलग, ये वाली चल रही है, ये भी चल रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये सर्किट काम नहीं कर रहा तो करंट यहाँ भी जा रही है यहाँ भी जा रही है, तो इसका मतलब पैरेलल में सर्किट फेलियर नहीं आएंगे, सीरीज में फेलियर आते हैं आगे। इन द सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल देन द सर्किट इज ब्रोकन, जो मैंने आपको बताया ब्रेक हो जाता है, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। जबकि पैरेलल में हर कंपोनेंट अपना सेपरेट स्विच रखता है, अपने सेपरेट कॉम्बिनेशन रखता है अलग अलग, हर स्विच को घर में हर स्विच अलग अलग यूज करते हैं, इसको चलाना है तो ये स्विच यूज करेंगे, उसको चलाना है तो दूसरा, इस तरीके से सेपरेट यूज करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, हर अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए, जैसे एसी को अलग चाहिए, ट्यूबलाइट को अलग चाहिए, बल्ब को अलग चाहिए, फैन को अलग चाहिए, रेफ्रिजरेटर को और अलग चाहिए, यानी कि हर अप्लायंस अलग अलग करंट चाहता है। जबकि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में करंट पूरी सेम रहती है, पैरेलल में अलग अलग I1 I2 I3, यानी जिसको जितनी करंट चाहिए वो उतनी करंट देगा, I1 में ज्यादा चाहिए, I2 में कम चाहिए, I3 में और कम चाहिए, तो इस तरीके से अलग अलग करंट, जो कि केवल पॉसिबल है पैरेलल में, सीरीज में नहीं, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट रहती है, जितनी आ रही पूरी उतनी मिलेगी। अगर 20 एम्पियर आ रही है तो 20 एम्पियर सबको मिल जाएगी, बेचारे अप्लायंस खराब, जिनको 20 नहीं चाहिए वो तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी लेता है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस अलग अलग करंट चाहता है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज, जो कि सीरीज में पॉसिबल नहीं है एज करंट रिमेन सेम, क्योंकि उसमें करंट क्या रहती है सेम रहती है,
एंड द थर्ड पॉइंट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। हम जब पैरेलल सर्किट में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम फ्लो करेगी। लिखा हुआ है द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो मैक्सिमम करंट हमें देगा, जिससे हमारा एनर्जी लॉस जो है करंट का जो होना है वो हमारा कम हो जाता है। सो दैट्स इज बेनिफिशियल टू द पैरेलल। तो हम डोमेस्टिक सप्लाईज में मैक्सिमम प्रेफरेंस देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। दैट्स इट।